Hello everybody, myself Bubbly Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। वहाँ पर 1789 के बाद कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे, कौन कौन से चेंजेस किए थे, जिससे वहाँ पर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को वेकअप किया था, राइजअप किया था। शुरुआत हो गई थी वहाँ पर एक ब्रदरहुड की फीलिंग आने लगी थी। और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि यूरोप कंटिनेंट के अंदर जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, वहाँ पर नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद की भावना कैसे स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में हमने इस पूरे चैप्टर को लिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या कह रहे हैं, हाउ वाज हब्सबर्ग एम्पायर ए पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल इन यूरोप। कि हब्सबर्ग एम्पायर का जिक्र करेंगे यहाँ पर। हब्सबर्ग एम्पायर था ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही, उसको एक पैचवर्क का नाम दिया गया। पैचवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों को जोड़ देना, दैट इज़ द पैचवर्क। कि हब्सबर्ग एम्पायर एक पैचवर्क के रूप में कैसे बना था, अलग अलग एरिया का और अलग अलग लोगों का। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यूरोप के अंदर उस टाइम पे मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। कोई भी नेशन स्टेट का होना मतलब कि वहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, उन लोगों को कोई फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं मिली हुई थी। तो ये मिड 18th सेंचुरी की बात की जा रहा है। अगर मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो इसका मतलब करीबन 70-50 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1750 से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। एज वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जैसा कि हमें पता है कि जो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड है वो किंगडम में, डचीज में और कैंटन्स में डिवाइडेड थे। किंगडम साम्राज्य हो गए, डचीज क्या स्टेट्स हैं और कैंटन क्या प्रोविंसेस। जैसे स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है तहसील्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही वहाँ यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर भी डिफरेंट कंट्रीज डिवाइडेड थे। वहाँ पर रूल किसका था? वहाँ पर ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ का रूल था। तो जो ऑटोनॉमस टेरिटरीज़ है, ऑटोनॉमस कौन सी होती है? जो तानाशाही होती है, जो अपनी मर्ज़ी से काम करती है, ऐसी सरकार वहाँ पे बनी हुई थी, ऐसे राजा का वहाँ पे रूल था। अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर था। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब वो डिक्टेटर के अंडर था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, दे डिडंट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और द कॉमन कल्चर। वहाँ पर अगर डिक्टेटर रूल था और उस एरिया के अंदर, उस एरिया में जो है लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, वो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देते थे, वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, उनका एक कॉमन कल्चर नहीं था। वे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप वहाँ पे बने हुए थे अलग अलग परसेंटेज में। अब हमने जो क्वेश्चन ऊपर डाला था हब्सबर्ग एम्पायर का, उसका आंसर यहाँ से लेकर नीचे मैंने मार्क कर रखा, वहाँ तक इसका आंसर है कि जो हब्सबर्ग एम्पायर था उसने रूल कर रखा था किस पे? ऑस्ट्रिया हंगरी पे कब्जा किया हुआ था। और ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर कब्जा करके तो अलग अलग और भी ऐसे रीजन और पीपल थे जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिससे ये क्या बना हुआ था कि पैचवर्क बना हुआ था। इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन। यानी एल्पाइन कौन से होते हैं? वे एरिया जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं, एल्पाइन एरिया हाई माउंटेन्स पर। एल्पाइन एरिया भी कंट्रोल में था, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुटेन, डेनलैंड, वो भी इसमें इनके हब्सबर्ग एम्पायर में आ रहा था। और कौन कौन से कंट्रीज़ थे? बोहेमिया, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी का ही रूल था। एरिस्टोक्रेसी जो हमेशा जर्मन स्पीकिंग थी, जो जर्मनी भाषा बोलती थी। और कौन थे? इटालियन स्पीकिंग थे, जैसे कि लंबार्डिया, वेनेसिया भी इसमें थे। हंगरी में जो हाफ पॉपुलेशन थी वो मगयार लैंग्वेज बोलती थी। बाकी जो बचे हुए हैं वो अपनी अपनी डायलेक्ट्स या अपनी अपनी बोलियाँ बोलते थे। अगर गैलिसिया की बात करते हो तो वहाँ की एरिस्टोक्रेसी पोलिश लैंग्वेज बोलती थी। ये जो तीन मैंने यहाँ पर बताए हैं, एक तो आपको बताया है टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनटनलैंड या फिर हंगरी बताया है आपको। ये जो कंट्रीज़ थे डोमिनेंट ग्रुप थे ये सारे, और उनको वो जो है वो उसी एम्पायर के अंदर रहते थे। कौन से एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे? हब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे। अगर ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन का जिक्र किया जाए तो वो कौन से थे? वो थे पीजेंट्स थे वहाँ पर, मास ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट पीपल।
ज़्यादा प्रजा उनके किसान थे। बोहेमियंस, स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ तो ये पीजेंट थे, कहाँ के, बोहेमिया के और स्लोवेन के, और स्लोवेंस इन कार्नोलिया, क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन द ट्रांसिल्वेनिया। तो अलग अलग एरिया का ये बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से वो जुड़े हुए थे। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि भाई हब्सबर्ग एम्पायर एक पैच वर्क था जो डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल का ग्रुप बना हुआ था, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट का ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस थे, तो इतने डिफरेंसेस होने पर वहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी या पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आपस में एक दूसरे का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना वहाँ पर कोई नेशन स्टेट बना था। सिर्फ अगर उनके आपस में कोई ग्रुप था, कोई उनके बाइंडिंग थी, टाई बाइंडिंग थी, तो वो क्या थी, वो राजा के प्रति उनका सिर्फ लॉयल्टी थी। वो राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते थे, अपनी वफादारी जताते थे, सिर्फ उसी आधार पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वरना उनके बीच में कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग या ब्रदरहुड की फीलिंग उनमें नहीं थी। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अब हम वहाँ की एरिस्टोक्रेसी कौन सा, जो कुलीन वर्ग, जो रिच पीपल थे, उनका जिक्र करेंगे, और एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया था। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यूरोप कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो कुलीन वर्ग था वो कैसा था, और एक न्यू मिडिल क्लास कौन सी उभर के सामने आई थी। मिडिल क्लास में सारे थे, सारे इंटेलिजेंसिया, एजुकेटेड पर्सन, merchants, all the rich persons, all these were included in the न्यू मिडिल क्लास। अगर आप सोशली और पॉलिटिकली बात करते हो तो उसमें कुछ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर। लैंडेड मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, वो रिच पर्सन, वो वहाँ की डोमिनेंट क्लास हुआ करती थी कॉन्टिनेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्यूडलिज्म भी था, सामंतवाद भी था, तो वहाँ के लोगों के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो डोमिनेंट क्लास कौन सी होती है, जिसका रूल चलता है। इस क्लास के मेंबर आपस में मतलब देवर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो वो क्या है, एक उनका अपना ज़िंदगी जीने का तरीका था, और भले ही उनके अंदर कुछ रीजनल डिविजन्स थे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी रहे थे। उनके पास एस्टेट हुआ करते थे। एस्टेट क्या था, एस्टेट के अंदर ये नहीं पता कि कितना बड़ा एरिया आता था, जैसे जिसको मैनोर भी बोलते हैं, मैनोरियल एस्टेट्स। तो मैनोरियल एस्टेट्स क्या होती थी, उसमें 200 गांव भी हो सकते थे, 400-500 गांव भी हो सकते थे, बहुत बड़ा एरिया उसमें आता था। उसका महल, उसके जितने भी नौकर उसके पास होते थे, सर्फ होते थे या स्लेव्स होते थे, उन सब के कमरे, उन सब के क्वार्टर्स या फिर चर्च या उसकी ज़मीन, वो सारा एस्टेट के अंदर होता था। तो बहुत बड़ा एरिया होता है एस्टेट्स का। तो ये जितने भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, उनके पास अपने अपने एस्टेट्स होती थी कंट्री साइड गाँव के अंदर, या फिर उनके कस्बों के अंदर भी उन्होंने, या शहरों के अंदर भी अपने घर बना रखे थे। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन कौन से काम करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। एक तो अपने पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए। डिप्लोमेसी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज़। और हाई सोसाइटी में, मतलब अपने अंदर अपने आप जब वो बात करते थे अपनी हाई सोसाइटी में, तो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। उनकी फैमिलीज़ में आपस में जो रिलेशन थे वो मैरिज से ही थे, यानी कि जो रिच फैमिली थी आपस में अपने लड़के लड़कियों की शादी करते थे, जिससे उनके आपसी रिलेशन बने हुए थे। ये पावरफुल एरिस्टोक्रेसी एक स्मॉल ग्रुप में होती थी, होते कम थे लेकिन पावरफुल थे। संख्या ज़्यादा नहीं होती थी। अगर ज़्यादा संख्या देखी जाए तो पीजेंट्स की होती थी, पुअर पर्सन की मेजॉरिटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो पीजेंट्री की होती थी। अगर वेस्ट की बात की जाए तो लैंड का ज़्यादातर हिस्सा वो कौन बोते थे, कौन काम करते थे, वो करते थे टीनेंट्स और स्मॉल ओनर। छोटे छोटे मालिक या वो टीनेंट्स होते हैं जो ज़मीन को किराए पर ले लेते हैं, दाम पर ले लेते हैं, वो टीनेंट होते हैं। तो उस ज़मीन पर वो काम करते थे। अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था वो भी एस्टेट में ही आता था, और उस पर कौन काम करते थे, सर्फ करते थे। सर्फ ऐसे होते थे जैसे कि स्लेव्स, ज़िंदगी उनकी स्लेव जैसी होती थी, लेकिन ये किसान की तरह काम करते थे। स्मॉल पीजेंट्स को सर्फ कहा जाता था। और यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जिसको आप रीड करेंगे। इन डेट्स का जो रिलेशन है वो जब नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे
तो उसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 1797 का नेपोलियन इन्वेड्स इटली, इटली पर उन्होंने कंट्रोल किया था नेपोलियन ने। या 1814-15 की बात है, नेपोलियन का ख़त्म हो जाना, मतलब कि वो डिक्लाइन हो जाना, पावर ख़त्म हो जाना उसकी। वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में। 1821 में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ग्रीक ने अपनी आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा था और वो इंडिपेंड भी हो गया था। 1848 में भी रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप के अंदर। और 1859 तो 1870 ये इटली यूनिफाइड हुई थी। इटली अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, बाद में ये जो है वो एक बना दिया गया था, सारा यूनिफाइड हो गया था। और 66 to 87 में जर्मनी भी ऐसे ही अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। 39 पार्ट्स में बटा हुआ था, बाद में चल के जो है वो एक बना दिया गया था, इसको यूनिफाइड कर दिया गया था। और 1905 में भी क्या था, स्लेव नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था। ये ऑटोमन एम्पायर में शुरू हुआ था, जिसका जिक्र हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में करेंगे। अब हम इसमें बता रहे हैं वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेडिंग शुरुआत हो गई थी। ये अगर शुरू हो गया, इसका मतलब क्या था कि कस्बे भी बनने शुरू हो गए थे, या कमर्शियल क्लास का भी वहाँ पर शुरू हो गया था। कमर्शियल क्लास कौन सी, जो मर्चेंट होते हैं, वो भी वहाँ पर बस गए थे, या एक नया ग्रुप सामने आ गया था। जो मिडिल क्लास का हम जिक्र कर रहे थे अभी, एरिस्टोक्रेसी का तो हमने लास्ट पैराग्राफ में किया है। और ये सारा प्रोडक्शन मार्केट में जाने लगा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century। second half of the 18th century मतलब कि 1750 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंग्लैंड में शुरुआत हो गई थी। जो औद्योगिकरण होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी, वो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते कई बार कि कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, तो वो हुई थी इंग्लैंड में। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट कंट्री वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड, दैट इज़ इंग्लैंड। तो सेकंड हाफ में वहाँ स्टार्ट हो गए थे। और फ्रांस और जर्मनी के कुछ ऐसे पार्ट थे जो जिन पर कब्जा कर लिया गया था। इट्स अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सॉरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में बाद में आया था। यानी जर्मनी और फ्रांस में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन वो बहुत बाद में आया था। 19th सेंचुरी में वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हुई थी। एक न्यू सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशंस। कहते हैं मिडिल क्लास में कौन कौन था। मिडिल क्लास किस किस से बनी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी थी, बिजनेसमैन से बनी थी और प्रोफेशनल से बनी थी। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारे प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ग्रुप छोटे छोटे थे, और ये 19th सेंचुरी तक ही छोटे छोटे ग्रुप बने थे जो मिडिल क्लास ग्रुप बने थे। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास एट द आइडियाज़ ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी। ये कह रहे हैं कि जब ये ग्रुप बनने शुरू हो गए मिडिल क्लास के, तब क्या हुआ था, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो राजाओं को या जो रिच फैमिली को प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट जो मिले हुए थे, वो अब ख़त्म होने लगे थे। उनको हटाना शुरू कर दिया था जब ये मिडिल क्लास, क्योंकि ये एजुकेटेड क्लास थी, इनको अपने राइट्स का ज्ञान होने लगा था कि कौन कौन से राइट्स इनको चाहिए। अब हम टॉपिक करेंगे व्हाट वाज द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग होता है, और ये यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म के बारे में लोगों को कैसे पता चला था। लिबरल क्या होता है, किसी के प्रति उदार भाव रखना, खुले विचार रखना, ओपन माइंडेड, दैट इज़ लिबरल। और नेशनलिज्म देशभक्ति की भावना। तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मीनिंग रहा था। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. National unity अर्ली 19th century में यूरोप में नेशनल यूनिटी की बात बढ़ गई थी, वो आइडियाज़ लोगों के माइंड में आने लगे थे। और इसका सीधा सा मतलब किसके साथ इसका रिलेशन हुआ, द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ, यानी कि उदारवाद के साथ इसका रिलेशन बना था। ये लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद। ओके। Term liberalism. Liber is the Latin word which means free.
From the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of law before the law. अगर न्यू मिडिल क्लास की बात की जाए तो सबके लिए लिबरलिज्म का अलग अलग मीनिंग था। न्यू मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म का क्या मीनिंग लिया कि फ्रीडम मिले, हर इंडिविजुअल को, हर आदमी को आज़ादी मिले, उसको इक्वलिटी मिले बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हो। ये मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था। अगर इसका पॉलिटिकल मीनिंग लिया जाए तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार बने जो सबकी कंसेंट से बने, जो सबके एग्रीमेंट से बने, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। ये इसका पॉलिटिकल मीनिंग हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के बाद लिबरलिज्म किन किन के लिए खड़ी थी, मतलब किसके क्या मीनिंग लिया गया था लिबरलिज्म का 1789 के बाद। इसका सीधा सा एक और मीनिंग था कि एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना, राजतंत्र को ख़त्म करना, राजा के रूल को ख़त्म करना, तानाशाही को ख़त्म करना, क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना, यानी कि जो वहाँ पर पादरी ग्रुप था, यानी कि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट थी, जिनको स्पेशल राइट्स दे रखे थे, तो क्लैरिकल प्रिविलेजेस जितने भी वहाँ पर जो पादरी संबंधी अधिकार थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि चर्च को कुछ स्पेशल राइट थे वो ख़त्म करना। ये किसका काम था? ये लिबरलिज्म का मीनिंग था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाना, किसके अकॉर्डिंग? पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करना भी शुरू कर दिया था, मतलब कि जिसके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो उसके पास होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे। नेक्स्ट वन, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिडंट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या था? यहाँ तो मांग लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कि भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन ये वहाँ फ्रांस में इक्वलिटी बिफोर द लॉ का ये मतलब नहीं था कि सबको यूनिवर्सल राइट दे दिया गया था, यूनिवर्सल सफरेज दे दिया गया था। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, सबको वोट दे दिया गया था। आपको भी याद होगा, आपने 9th क्लास में रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के बारे में पढ़ा था। वो उसमें क्या था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को दी गई थी। जो भी कोई प्रॉपर्टीड पर्सन था सिर्फ उसको राइट टू वोट मिला था, बाकी किसी को नहीं मिला था। जिन आदमियों के पास, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, वे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, विदाउट प्रॉपर्टी थे, या वे औरतें, सारी औरतें, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था। पॉलिटिकल राइट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया था। हाँ ठीक है, कुछ ऐसा टाइम था जिसमें जैसे जैकोबिन ने काम किया था, जैकोबिन क्लब बने थे, उन्होंने कुछ एडल्ट मेल के लिए सफरेज राइट दिलवा दिया था, कुछ राइट टू वोट दिलवा दिया था। लेकिन नेपोलिक कॉर्ड जब शुरू हुआ तो नेपोलियन का जब राज आया तो 1801 में आया था। फ्रांस का ही जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1801 के बाद उन्होंने, नेपोलियन ने अपना एक कॉर्ड लागू कर दिया था, जो 1804 का हम जिक्र भी कर चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया है। उसने इस सफरेज राइट को लिमिट कर दिया था, कुछ ही लोगों तक, फिर से वही प्रॉपर्टी पर्सन के पास राइट टू वोट दे दिया था। यहाँ तक वीमेन को भी हटा दिया गया था और वीमेन को एक प्रॉपर्टी मान लिया गया, किसकी? फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी मान लिया गया था। यानी औरतों पर भी बहुत ज़्यादा लगाम लगा दी गई थी, बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दी थी। अगर 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो वीमेन और नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन मूवमेंट भी किए थे ताकि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएं। तो ये उन्होंने, ऐसा काम हुआ था कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। अगर आप बात करते हो इकोनॉमिक स्फीयर की, क्योंकि नेशनलिज्म का क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि भी व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म एंड लिबरल नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इकोनॉमिक स्फीयर का मीनिंग ये हो गया और पॉलिटिकल स्फीयर का मीनिंग इस पैराग्राफ में हमने किया है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में का मीनिंग क्या है कि मतलब अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है कि मार्केट में सबको फ्रीडम मिले। मार्केट में सबको फ्रीडम मिलना मतलब किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी ना हो, कोई भी सेंसरशिप ना हो,
एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कैपिटल पैसा या पूंजी, गुड्स सामान और पैसे को का जब लेन देन करना है तो उस पर कोई भी स्टेट का रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई पाबंदी ना हो। ये क्या होता है, ये लिबरलिज्म है। मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में जो लिबरलिज्म का मीनिंग है वह यही है कि सबके लिए फ्रीडम मिले इकोनॉमिक स्फीयर में। इससे सबसे मेन डिमांड यही थी मिडिल क्लास की कि भाई सबको फ्रीडम दे दी जाए। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट जब हिस्ट्री में दिया जाता है तो साथ साथ उसका एग्जांपल दिया जाता है। चलो हम बात करते हैं आज जर्मनी की। ऊपर तो हमने फ्रांस का एग्जांपल लिया था, यहाँ जर्मनी की बात करते हैं हम कि जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन का जिक्र किया कि नेपोलियन मेजर में क्या हुआ था कि उन्होंने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बना दिया था। कहाँ पर, वो जर्मनी के अंदर। और ये कह रहे हैं कि भाई ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ऑन करेंसी वेट एंड मेजर। 39 स्टेट्स हो गई। 39 स्टेट्स में क्या था, हर एक का अपनी करेंसी और हर एक का अपना वेट और मेज़रमेंट। यानी कि जैसे हम 1 kg करते हैं, 5 kg करते हैं, तो उनके 1 kg और 5 kg में भी डिफरेंस था। और जैसे हम 1 फीट से 2 फीट 3 फीट करते हैं तो उसके मेज़रमेंट में भी उनमें डिफरेंस था, उनके सेंटीमीटर्स में भी डिफरेंस था। एंड दिस वाज ए ग्रेट बैरियर इन द ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन में एक बहुत बड़ा एक बाधा थी, तो लोगों का लेन देन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम द हम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग। कह रहे हैं कि भैया अगर एक कोई भी मर्चेंट है, एग्जांपल ले लिया, हम्बर्ग एक जगह का नाम है और न्यूरेमबर्ग दूसरा, वहाँ से वहाँ तक उसको जाना पड़ता था अपना सामान लेकर, तो उसको कम से कम 11 कस्टम बैरियर को क्रॉस करना पड़ता था। कस्टम बैरियर मतलब जो नाके होते हैं, जैसे टोल टैक्स है, तो वो टोल टैक्स जो है 11 उसको पार करने होते थे और वहाँ पर कस्टम ड्यूटी उसको पे करनी होती। कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना होता था। कितना, 5%। अब पहले 5% दिया, फिर टोटल सामान जो बचा उसका 5%, फिर टोटल जो बचा उसका 5%। तो ऐसे करके 11 प्लेसेस पे उसको कस्टम ड्यूटी उसको देनी पड़ती थी। तो बचा क्या उसके पास, कुछ भी नहीं। जो ड्यूटीज़ होती थी वो वेट और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होती थी। जितना वेट होता वेट के अकॉर्डिंग ड्यूटी ले ली जाती थी 5%। हर रीजन का अपना अपना अलग सिस्टम था, अपना वेट और मेज़रमेंट अलग सिस्टम था। टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले दिया कि भाई कैसे वेट और मेज़रमेंट कैसे अलग अलग था। चलो एक कपड़े का लेते हैं। कपड़े जैसे हम मीटर सेंटीमीटर में हम नापते हैं, वहाँ पर एली में नापते थे। एली क्या है, व्हाट वाज एली? तो एली में क्या था, हर एक में इसकी लेंथ अलग अलग होती थी। जैसे एली है, एक फ्रैंकफर्ट में लिया जाए तो फ्रैंकफर्ट में इसकी लंबाई 54.7 सेंटीमीटर ली जाती थी। मेंज नामक जगह में 55.1 सेंटीमीटर। और अगर एक एली की बात की जा रही है कि एक एली में इतने सेंटीमीटर होता था। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। ये देखो, अगर एली में डिफरेंस आ रहा है तो ये मेज़रमेंट में डिफरेंस है, ऐसे ही वेट के अंदर भी डिफरेंस था। तो ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी जो कंडीशंस थी वो इकोनॉमिक एक्सचेंज में एक ऑब्स्टेकल का काम करती थी, बड़ी बाधा थी। उनका लेन देन, वो ट्रेडिंग हो ही नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वेट और मेज़रमेंट अलग अलग हुआ करते थे। फिर क्या किया, जैसे कि नेपोलियन आया। नेपोलियन से पहले की बात की जा रही है कि नेपोलियन से पहले वहाँ पर वेट और मेज़रमेंट अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने आके यहाँ पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। तो एक नई फिर कह रहे कि भाई brought by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of the goods। यहाँ का जो कमर्शियल ग्रुप बना था, जो मर्चेंट ग्रुप बना था, उसने डिमांड रखी कि भाई हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स वो अनहिंडर्ड हो। अनहिंडर्ड बिना बाधा के, हमारे मतलब यहाँ ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो, ना हमें इतना टैक्स पे करना पड़े, कोई ऐसा सिस्टम लागू किया जाए। तो इस सिस्टम को लागू करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बना दी। कस्टम यूनियन मतलब एक उसका नाम रखा गया जोल्वेरेन, कि भाई एक ऐसी यूनियन बना दी जैसे ट्रेड यूनियन होती है, तो वो कस्टम यूनियन बना दी, टैक्स यूनियन बना दी, उसका नाम रखा गया जोल्वेरेन। वो किसने बनवाई थी? वो बनाई पर्शिया ने बनाई थी और बाद में कुछ जर्मन स्टेट भी उसके साथ शामिल हुए। शुरुआत करने वाला था पर्शिया।
इस यूनियन ने क्या क्या किया, एक तो टैरिफ बैरियर ख़त्म कर दिए, जितने भी टैक्स पे किए जा रहे थे, जैसे 11 बैरियर यहाँ पे बताए इनके बीच में, और भी ऐसे बहुत सारे बैरियर्स थे। तो जितने टैरिफ बैरियर थे वो सारे, जितने टोल टैक्स थे वो सब ख़त्म कर दिए। एज वेल एज रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। जैसे 30 करेंसी थी तो 30 करेंसी थी तो उनमें से सारी हटा के और सिर्फ 2 करेंसीज़ को रखा था, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया था अब ट्रांजेक्शन करना। क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब आगे चल के क्या हो गया, रेलवे का एक्सपेंशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही गया था, अब रेलवे एक्सपेंशन हो गया। रेलवे एक्सपेंशन हुआ तो मोबिलिटी में हो गए, लोग एक दूसरे के साथ आने लगे, उनके आइडियाज़ का ट्रांजेक्शन होने लगा। एज वेल एज दे वर शोइंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। देश की एकता के लिए उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जताना शुरू कर दिया। एंड अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइड नेशनल सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। अगर लोगों के पास रोज़गार हो जाता है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो उससे उनके देश के उन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अपने आप आने शुरू हो गए थे। उनको अपने अधिकारों के प्रति अपने आप अलर्टनेस आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये बेटा हमारी एक वीडियो थी, आप इसको अच्छे से पढ़ना, अपनी एनसीईआरटी को साथ में करना और साथ में ले लेना सारा, जहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैंने लिखा है, उन सबको अपने आप मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन है व्हाट वाज जोल्वेरिन, और यहाँ पर ये है व्हेन एंड व्हाई जोल्वेरिन फॉर्म्ड। कब और कैसे, कब और क्यों जोल्वेरिन को बनाया गया था, जिसका आंसर यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैंने मार्क कर रखा है। और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।